साइंस के महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि साइंस विद रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। तो अगर ये दोनों भी एक दूसरे के साथ नहीं जा सकते तो क्या हमें दोनों में से किसी एक को चुनना चाहिए? अगर हाँ तो वो क्या होगा? जरा रुको, कोई भी साइड चुनने से पहले जरा ये भी सुन लो। हर साल नेपाल में होने वाले गढ़ीमाई फेस्टिवल में करीब 2,50,000 से भी ज्यादा जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है। लेकिन साइंस के क्लिनिकल ट्रायल्स में भी तो हर रोज कई सारे जानवरों को मार दिया जाता है या फिर अपाहिज बना दिया जाता है। सो अगर दोनों खूनी है तो इनमें से सही कौन है और गलत कौन? और सही और गलत से ये याद आया कि नासा के साइंटिस्ट का ये कहना है कि यूनिवर्स का जन्म एक बड़े एक्सप्लोजन की वजह से हुआ था, लेकिन हिंदुइज्म ये कहता है कि ब्रह्मांड का जन्म भगवान ब्रह्मा जी ने एक कमल की रचना से किया था। तो इन दोनों में से कौन है जो प्रूफ्स के आधार पर दावा कर रहा है और कौन महज मान्यता के आधार पर? हम ये तो जानते हैं कि दोनों भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कौन सा साइड ज्यादा इम्पोर्टेंट है? आज हम दोनों को हेड ऑन हेड फेस कराएंगे और सारे सवालों का जवाब ढूंढ के निकालेंगे इन आवर दिस वीडियो टाइटल्ड साइंस वर्सेस रिलीजन, यूनिवर्स की किलकारी। हिंदुइज्म में लिखे हुए श्रीमद् भगवद गीता और वेदों के अनुसार हम अभी ब्रह्मा जी के 51st वर्ष के पहले दिन में जी रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग थॉट है, राइट? शायद आप नहीं समझे होंगे। देखो, हिंदुइज्म के अनुसार हमारे ब्रह्मांड का जन्म ब्रह्मा जी के साथ ही हुआ था और उसका अंत भी उन्हीं के साथ होगा, क्योंकि वो ब्रह्मा जी है जिन्होंने धरती पर सारे जीवन के रूपों का निर्माण किया है। लेकिन there's a catch, बाकी गॉड्स की तरह ब्रह्मा जी अमर नहीं है। उनकी आयु टोटल सिर्फ 100 years है। आई नो ये काफी अटपटा साउंड कर रहा होगा कि 100 साल तो कब के खत्म भी हो गए होंगे, तो फिर आखिर वो कैसे मृत्यु के बाद भी जिंदा है? तो देखो, जब मैंने कहा था ना 100 साल, तो मैं ह्यूमन ईयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी के आयु का एक साल ह्यूमंस के लिए 3.1104 बिलियन ईयर्स जितना लंबा माना जाता है। सो अगर इसके बेसिस पर कैलकुलेट किया जाए तो हमारा यूनिवर्स तकरीबन 155.52 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स पहले पैदा हुआ था और उसका कुल जीवन 311.04 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स जितना लंबा चलेगा। और अगर मैं हमारे इन ग्रंथों में लिखे हुए ज्ञान की बात करूं तो उस दौर में लोगों को एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, सेल्फ डिफेंस, आयुर्वेद और जीवन जीने के लिए ऐसे ही जरूरी चीजें गुरुकुल में सिखाई जाती थी। क्या आज हम ये सारी चीजें सीख पा रहे हैं? नहीं। और हम कोई भी चीज सीखते कब है? ऑफ कोर्स जब हम उस चीज को खुद कर चुके हैं। अब हमारे इतिहास में तो ये चीजें मौजूद है, लेकिन क्या हम इतिहास से इन चीजों को अपने आज में अपना रहे हैं? इसका जवाब है अगेन बिग नो। और जब ये चीजें हम आज ही अपना ही नहीं रहे हैं तो आने वाली कल की पीढ़ी को इन चीजों के बारे में कैसे पता चलेगा? शायद उस दौर तक ये चीजें इसी तरह मिट जाएंगी जैसे हम तक पहुंचने से पहले गुरुकुल में सिखाई गई चीजें मिट चुकी है और बस सिर्फ इतिहास के पन्नों में बंद कर रह चुकी है। पर आप ऐसा होने से रोक सकते हो। लेकिन ये तो हुई रिलीजन की बात, अब क्यों ना जरा साइंस की भी राय सुन लेते हैं। ये तो हुई रिलीजन की बात कि हमारा जन्म कब हुआ था और हमारी मृत्यु कब होगी। अब क्यों ना जरा साइंस की भी राय सुन ली जाए। हमारे साइंटिस्ट द्वारा दिए गए बिग बैंग थियरी के अनुसार, जो साइंस में काफी वाइडली एक्सेप्टेड थियरी है, हमारा यूनिवर्स करीबन 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बना था और उसके पैदा होते वक्त सारा मैटर इंटेंस डेंसिटी और हीट के साथ बस एक छोटे से पॉइंट में कॉम्पैक्टेड था, जिसको हम सिंगुलैरिटी के नाम से जानते हैं। एक दिन इसी सिंगुलैरिटी में एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ, या कह सकते हैं रैपिड एक्सपेंशन ऑफ स्पेस होने लगा, जिसके रिजल्ट में यूनिवर्स और सारा मैटर बाहर की तरफ तेजी से स्प्यू होकर एक्सपैंड होने लगा। और ये एक्सपेंशन फॉरएवर से चलते आ रहा है और चलता रहेगा। अब वैसे तो साइंस के पास रिलीजन की तरह यूनिवर्स के अंत का तो कोई जवाब नहीं है, पर एटलीस्ट उसने जो यूनिवर्स की शुरुआत का दावा किया है वो एक रिसर्च के आधार पर है, जो रिलीजन में मिसिंग है। क्योंकि 2016 में नासा ने हबल अल्ट्रा डीप फील्ड इस यूनिवर्स की HD इमेज की मदद से अब तक की सबसे पुरानी गैलेक्सी को खोज निकाला था, जिसका नाम रखा गया GN-Z11। ये गैलेक्सी करीबन 13.4 बिलियन ईयर्स पुरानी है और जिस तेजी से हमसे दूर जा रही है, उससे साइंटिस्टों ने यह अंदाजा लगाया है कि बिग बैंग आज से तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। यानी इट इज ऑलमोस्ट लाइक अगर बॉम्ब के परखच्चों के उड़ने की स्पीड और एज को जान लिया जाए तो आप उसे रिवाइंड करके ये जान सकते हो कि बॉम्ब फटा कब था। सो इस हिसाब से देखा जाए तो एटलीस्ट साइंस हैज सम प्रूफ टू प्रूव इट्स पॉइंट ऑन अ वेरी लॉजिकल बेसिस। इसीलिए
ये पॉइंट जाता है साइंस को। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट फैक्टर, जो है पर्पस ऑफ रिलीजन एंड साइंस। आज से 3 लाख साल पहले हमारे पूर्वज यानी कि होमो सेपियंस और निएंडरथाल्स अपने लोगों के मृत शरीर को पारंपरिक तरीकों से दफनाया करते थे, जिसका मतलब है उस टाइम पर भी धार्मिक विचार मौजूद थे। पर फिर वहां जो सवाल उठता है वो ये है कि आखिर रिलीजन पैदा कैसे हुआ और आखिर क्यों? इस सवाल के जवाब में क्वींस यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि हमारे पूर्वजों ने जब ग्रुप्स बनाकर रहना शुरू किया था ना, तब बिना केओस के लोग मिलजुल कर काम करे, इसीलिए कुछ नियम कायदों का तड़का लगाया गया बाय देयर ग्रुप लीडर्स, जिसे आज हम रिलीजन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हिंदुइज्म में रामायण और महाभारत जैसी जो पौराणिक कथाएं हैं ना, उनमें हमें प्रेम, साहस, सच्चाई, हिंसा, घृणता, ईमानदारी जैसे कई सारे इमोशंस की सीख दी जाती है। और साथ ही बताया गया है कि अगर इन सारे इमोशंस को हमने खुद पर हावी होने दे दिया तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। अब ये लेसन्स ऐसे हैं जो हमें आज भी जीवन कैसे जीना है इसकी शिक्षा देते हैं, जिससे ये व्यतीत होता है कि रिलीजन असल में लोगों में सोशलाइजेशन और हार्मनी क्रिएट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन क्या साइंस भी रिलीजन की तरह ये गुण सिखाता है? फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं। साइंस की शुरुआती जड़ें एंशिएंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया में लगभग 3000 से 1200 BC तक जाती है, क्योंकि उस समय नेचर की सारी इरेगुलरिटीज को टैकल करने के लिए साइंस एक तरह से ब्रिज था बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। यानी ये कह सकते हैं कि साइंस नेचर की वजह से ह्यूमंस के दिमाग से बाहर आया, मे बी सो दैट वी कैन प्रेडिक्ट नेचर्स बिहेवियर बेटर। इनफैक्ट 4th सेंचुरी BC के एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल का तो ये भी कहना था कि साइंस के प्रैक्टिकल, पोएटिकल और थियोरेटिकल ऐसे 3 रूप होते हैं और उनमें कोई दबाव या मर्यादा नहीं होती। उनके अनुसार साइंस सिर्फ ह्यूमन के क्यूरियोसिटी की भूख मिटाने का तरीका होता है, जिससे इंसान का दिमाग एक्चुअली में तंदुरुस्त रहता है। इनफैक्ट आपकी क्यूरियोसिटी एक संकेत है कि आप में शायद डिप्रेशन के लेवल्स बहुत कम है। जो एक्सट्रीमली ज्यादा क्यूरियस लोग होते हैं, उनका ये नेचर डिप्रेशन के लिए एंटी वेनम का काम करता है। सो बेसिकली साइंस इज इक्वल टू क्यूरियोसिटी, बट एट एनी कॉस्ट। बिकॉज सी, कभी कभी क्यूरियोसिटी के पीछे ह्यूमंस अपनी लिमिट्स के पार चले जाते हैं, जैसे स्टीवन लुडविन, जिन्होंने जहर से इम्यून होने के लिए 30 सालों तक स्नेक वेनम को अपने बॉडी में इंजेक्ट किया, विच इज इनसेन। और इसीलिए अगर पर्पस की बात करें तो रिलीजन का पर्पस ज्यादा सेन था, एंड देयरफॉर ये पॉइंट उसे मिलना चाहिए। रिलीजन हम में से बहुतों को पर्पस देता है जो शायद साइंस उस हद तक ना दे पाए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस के रास्ते से आप चलोगे तो आपको कोई पर्पस नहीं मिलेगा। एट द एंड ऑफ द डे पर्पस डिपेंड करेगा आपके नजरिए पर, और कोई पर्पस ऐसा नहीं है जो आप अपनी लाइफ के लिए नहीं क्रिएट कर सकते हो। बट या जो लोग अपने लाइफ का पर्पस नहीं क्रिएट करना चाहते या नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, उनके लिए रिलीजन एक रास्ता बना देता है, एंड देयरफॉर इस मामले में रिलीजन को पॉइंट मिलना चाहिए। पर अब जब रिलीजन और साइंस का अंकुर कहां से उगाया ये हमने जान लिया है, तो उससे उगे हुए पेड़ की शाखाएं कहां तक जाती है वो भी जरा देख लेते हैं, ताकि इन दोनों के आज के समय के इम्पैक्ट्स के बारे में भी हम बात कर सकें। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड और रिलीजन। इस दुनिया में ऐसे कई सारे रिलीजन्स हैं जो नेचर के सारे एस्पेक्ट्स को वर्शिप करना सिखाते हैं। मिसाल के तौर पर हिंदुइज्म में करीबन 33 मिलियन गॉड्स एंड गॉडेसेस है, और ऑलमोस्ट उन सब के साथ एक एनिमल को जोड़ा गया, लाइक गणपति बापा के साथ मुशक, इंद्र जी का ऐरावत और कार्तिकेय जी का सूर्यपद्मा। और इससे होता यह है कि हम इन भगवानों के साथ साथ इन वाहनों को भी वर्शिप करते हैं, जिससे इन जानवरों को हार्म करने से पहले हिंदू लोगों के मन में एटलीस्ट एक बार तो पाप लगेगा, ये ख्याल जरूर आता है। पर क्या धर्म में बताई गई सारी बातें इतनी ही वेल थॉट होती है, या हम उन बातों को अपने कन्वीनियंस के अनुसार उनका मतलब निकाल लेते हैं? क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया, जब हम समाज में मिलजुल कर रहने लगे थे, तब इस समाज को ढंग से चलाने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए थे, और हमारे ऋषि मुनि इन्हीं कानूनों को किताबों में लिखकर एक स्टोरी के रूप में अगली पीढ़ी तक पहुंचाने लगे। लेकिन धर्म की सारी बातों का पालन अच्छे से हो और उसका डर सभी के मन में बना रहे, इसके लिए विद्वानों ने ये सारी किताबें भगवान से जोड़ दी और लोगों के मन में ये डर बैठा दिया कि इन किताबों के विरुद्ध जाना मतलब भगवान के विरुद्ध जाना। अब हो सकता है बिल्कुल कि ये बातें शायद उस समय के लिए सही भी हो, पर वो समय और आज की दुनिया में बहुत फर्क है।
हमारी बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ हमारे एथिक्स में भी चेंजेस आना बेहद जरूरी हो चुका है और रिलीजन शायद यहाँ पर हार जाता है। वो खुद में आज की तारीख में बदलाव नहीं लाना चाहता और चाहे फिर किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। और पता है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? द ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो। साल 1632 में सर गैलीलियो ने एक बुक पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सन अर्थ के अराउंड नहीं बल्कि सारे प्लैनेट सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। लेकिन ये बात वहां के चर्च और धार्मिक लोगों को हजम नहीं हुई क्योंकि बाइबल के अनुसार अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है और सारी चीजें अर्थ के अराउंड ही ऑर्बिट करती है। बाइबल के हिसाब से उस समय के लोग जियोसेंट्रिज्म का मॉडल फॉलो करते थे और इसीलिए गैलीलियो के इस धर्म विरोधी बात के आधार पर चर्च ने उन पर वीहीमेंट सस्पेशन ऑफ हेरेसी या सिंपली कहूं तो ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाया और उन्हें उम्र भर हाउस अरेस्ट की सजा सुना दी। अब ऑब्वियसली इतनी रिजिडिटी ना साइंस में कभी थी और ना ही कभी होने के चांसेस है। साइंस में काला गोरा, अमीरी गरीबी, नॉर्मल डिसेबल्ड, ऊंची जात नीची जात ऐसा कुछ नहीं होता। साइंस का लॉजिक सिंपल है, जब तक तुम्हारे पास एक थियरी है और तुम उसे मैथमेटिकली या लॉजिकली प्रूव करके दिखा सकते हो, उन्हें सब मंजूर है। इनफैक्ट साइंटिफिक क्वेश्चंस भी इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं कि एविडेंस की मदद से अगर कंफर्म या डिस्प्रूव हुए तो ठीक, वरना उस क्वेश्चन को रीफ्रेम करके वापस रीटेस्ट किया जा सके। सो ऑल इन ऑल साइंस समय के साथ साथ इवॉल्व हो रहा है मगर रिलीजन नहीं। और इसीलिए भाई लोग ये पॉइंट जाता है साइंस के नाम, क्योंकि साइंस एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च, इनोवेशन और इन्वेंशंस के आधार पर अपनी किताबों का सिलेबस इन्वॉल्व करता है मगर रिलीजन वही सिलेबस सदियों से पढ़ाते आ रहा है और ऐसे में आपका नॉलेज आउटडेटेड होने की वजह से जिंदगी आपका काट न दे। अरे कहना क्या चाहते हो? किताबें सर, बुक्स। जैसे इंटरव्यू की तैयारी आप आउटडेटेड सिलेबस पढ़ के करोगे तो ऑब्वियसली इंटरव्यू में आप फेल हो जाओगे। पर क्या साइंस की दुनिया हमेशा ही इतनी रोशन रहती है? वेल, सच कहूं तो नहीं। साइंस की किताबों में भी कुछ काले पन्ने मौजूद है। साइंस अपने एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव करने के लिए बहुत सारे ट्रायल्स करता है जिनमें हर साल 100 मिलियन से भी ज्यादा जानवर जैसे माउस, फ्रॉग्स, डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, गिनी पिग्स, मंकीज, फिशेस, बर्ड्स एटसेट्रा ये सब भी शामिल है जो बायोलॉजी लेसन्स और मेडिकल ट्रेनिंग के लिए मार दिए जाते हैं। तो क्या ये रिलीजन्स में होने वाली बलि की तरह ही नहीं है जिसमें हम अपने फायदे के लिए किसी बेजुबान जानवर को मार देते हैं? यहाँ पर रिलीजन और साइंस दोनों ही एक नाव में सवार है क्योंकि अकेले नेपाल में हर 5 साल में एक बार गढ़ीमाई फेस्टिवल बनाया जाता है जिसमें करीबन 2.5 लाख से ज्यादा एनिमल्स की बलि चढ़ा दी जाती है जो आप 2009 के इस आर्टिकल में देख सकते हो। एंड लेट मी टेल यू, ये सिर्फ इकलौता ऐसा फेस्टिवल या रिचुअल नहीं है। दुनिया में ऐसे कई सारे मान्यताएं हैं जिनमें मासूम जानवरों की बलि चढ़ा दी जाती है। और अगर आपको शेयर नंबर्स जानने हैं तो यस, साइंस ने ज्यादा जानवरों की जान ली है या उन्हें अपाहिज बनाया है और इसीलिए ये पॉइंट जाता है रिलीजन को। बट वेट, इजंट दैट अ टाइम? यहाँ रिलीजन ने भी 2 पॉइंट स्कोर किए और साइंस ने भी, तो आखिर जीता कौन भाई? तो देखो यार, रिलीजन में जो बलि चढ़ाई दी जाती है ना, वो प्रॉस्पेरिटी या कोई मन्नत जैसी चीज के लिए चढ़ा दी जाती है जिसका वैसे कोई पर्पस ही नहीं है। पर वहीं पर अगर क्लिनिकल ट्रायल्स में एक जानवर की जान जाती है तो उससे हजारों जानें बचाने का तरीका हमें पता चलता है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो साइंस में इवन द क्रुएल्टी इज मेंट फॉर अ पॉजिटिव पर्पस। बट हाँ, ये भी शायद गलत है। हमारे फायदे के लिए किसी की जान लेना गलत है। हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे जान भी न जाए और ट्रायल भी हो पाए। और आजकल साइंटिफिक कम्युनिटी इसी सोच में जुटी हुई है। और इसीलिए फ्रेंड्स, आखिर में मैं बस इतना ही बोलूंगा कि साइंस और रिलीजन वैसे तो हमारे जीवन के 2 पहलू हैं जिनमें हमें अलग अलग नजरिए से देखना पड़ता है। बस साइंस की तरह रिलीजन भी समय के साथ इवॉल्व होने लगे तो उसकी भी जो खामियां हैं उनको भी मिटाया जा सकता है। That's it friends, as always stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।